काशी है। ये बनारस है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता बसती है यहाँ। पांच 5000 साल से ज्यादा का समृद्ध इतिहास। संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम। वरुणा और अस्सी के मध्य में बसा ये शहर आज भी अपने फक्कड़पन और ठेठ देसी अंदाज के लिए जाना जाता है। इसलिए काशी में देश का दिल बसता है। लेकिन इसी देसी मस्ती और फक्कड़पन में चूर काशी ने बदलाव की कई तस्वीरें भी देखी। हजारों सालों में नहीं, लेकिन पिछले 2 दशक में। जब काशी ने अपने जड़ों से जुड़े रहते हुए विकास के पथ पर पहला कदम रखा, जब काशी के गौरवशाली इतिहास का अध्ययन करने दुनिया भर के विद्वान महादेव की धरती पर खींचे चले आए। काशी आस्था का केंद्र भी रहा और संस्कृति का केंद्र भी। कला जगत में भी काशी के लाल देश का सिरमौर बने। व्यापार में भी काशी आगे बढ़ता चला गया। और अब तो काशी देश की सियासत का केंद्र भी बन चुका है। उतार और चढ़ाव जीवन के 2 पहलू हैं और ये हर शहर, राज्य और देश के संदर्भ में प्रासंगिक है। लेकिन दुख तब होता है जब उतार ज्यादा और चढ़ाव कम दिखता है। यानी गंगा, बुनकर, गलियां, घाट और बाजार इस शहर के खूबसूरत पक्ष हुआ करते थे, लेकिन हमने उन्हें मुद्दा बना दिया है। बनारस नाम का सबसे ज्यादा प्रयोग अंग्रेजों ने किया। लेकिन क्या आजादी के बाद भी बनारस का रस यूं ही बरकरार रहा? क्या प्राचीन भारत की शान माने जाने वाले बनारस को आधुनिक भारत में भी वो सब कुछ मिला जो एक विकसित शहर को मिलना चाहिए था? शायद नहीं, लेकिन बीते कुछ दशक में यहाँ जो सकारात्मक माहौल बनता दिख रहा है, वो बदलाव प्राचीनता को नवीनता से जोड़ने के क्रम में महसूस होता है। काशी गंगा किनारे बसा है और गंगा काशी के दिल में बसती है। इसलिए तो बिना गंगा काशी की कल्पना नहीं की जा सकती है। और जब देश में बनारस की चर्चा होती है तो गंगा का मुद्दा उठता ही है। गंगा तव दर्शनात् मुक्ति। सन 47 से 70 तक गंगा का यही स्वरूप था। गंगा में अथाह पानी था, गंगा निर्मल थी, लोग आचमन और स्नान किया करते थे। गंगा को मोक्षदायिनी और स्वर्गदायिनी के रूप में देखा जाता था। सन 72 में पहली बार ये बात सामने आई कि गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है। 72 से 77 तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों की टीम ने लगातार रिसर्च के बाद ये बात कंफर्म किया कि गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है और मछलियां बहुत तेजी से मर रही हैं। जो जीव विविधताएं हैं वो बहुत तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन 70 के दशक के शुरुआत में ही गंगा में हो रहे प्रदूषण को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। बाद के सालों में हुए शोध में साफ हो गया कि गंगा का पानी अब निर्मल नहीं रहा। सरकारें गंभीर हुई, कई एक्शन प्लान भी बनाए गए।
लेकिन सरकारी उदासीनता की वजह से गंगा को लेकर बने प्लान कभी फुल एक्शन में नजर नहीं आए। 1972 में मैंने पहली बार गंगा के ऊपर अपना शोध प्रारंभ किया और 1972 से 77 तक हमने शोध में अपने देखा कि गंगा का पानी निरंतर प्रदूषित हो रहा है और उसके प्रदूषण के जो मुख्य कारण थे वो शहर से निकला हुआ मलजल जो गंगा में डाला जाता था, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स डाले जाते थे और इसी के साथ वाराणसी में दो एक्सक्लूसिव चीजें थी। हमारे यहाँ हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट है। इन दोनों घाटों पर हम जो है मुर्दों को जलाते थे और जब मैंने पहली बार आकलन किया तो पता लगा कि 33,000 मुर्दे करीब 16,000 टन लकड़ी की सहायता से जलाए जा रहे हैं। और इसी के साथ जो हमारी मान्यता है कि पूरे शरीर को नहीं जलाया जाना चाहिए, कुछ शरीर का हिस्सा बचा करके उसे गंगा में डायरेक्ट फेंक देना चाहिए, तो हमने देखा कि 300 टन अधजला मांस गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है और जिसके चलते गंगा में पानी प्रदूषित हो रहा है, उसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बढ़ती चली जा रही है और इसके बढ़ने के साथ ही साथ वहां पर डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और जल जीव खास करके मछलियां जो थी उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही थी। जुलाई 1981 को भारत सरकार ने संसद में पहली बार माना कि गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तब गंगा पर एक विस्तृत योजना बनाने की अपनी मंशा उन्होंने जाहिर की थी। 14 जून 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वाराणसी से गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की। सन 86 से अब तक गंगा पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते चले गए। 1998 में तो माननीय उच्च न्यायालय ने यहां तक कह दिया कि जैसे जैसे गंगा को स्वच्छ बनाने की कोशिश हो रही है, गंगा के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और उसके ठीक अगले साल यानी 2009 में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन हुआ। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बनारस सियासत का केंद्र भी बन गया। मोदी बनारस आए तो मां गंगा का आशीर्वाद लेना नहीं भूले। भूलते भी कैसे, काशी का दिल जीतना है तो पहले गंगा को निर्मल करना ही होगा। न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। सरकार बनी तो नमामि गंगे योजना शुरू की गई। काम भी शुरू हुआ, लेकिन रफ्तार अब नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में कैसे उम्मीद लगाई जाए कि बनारस बदलेगा, क्योंकि जब तक गंगा साफ नहीं होगी बनारस नहीं बदल सकता। और इतने दशकों में मैली हो चुकी गंगा तब तक साफ नहीं हो सकती जब तक सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे न बढ़े। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बनारस की तस्वीर बदलने की दिशा में काम जरूर हो रहा है, लेकिन अंदाज और रफ्तार आज भी वही पुराना है। गंगा को लेकर पिछले 35-40 सालों से लगातार प्रयास हो रहा है और वर्तमान जो केंद्र सरकार है उनके जो मुखिया हैं यानी देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो गंगा को ही कारण बताया, बनारस से चुनाव लड़ने का जो कारण बताया, जो वजह बताई, वो गंगा को ही बताया कि गंगा की निर्मलता और अविरलता ही उनके
एजेंडे में सबसे ऊपर है और इसलिए वो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छी बात यह है पिछले 1 साल में कि जो वर्तमान केंद्र सरकार है, न सिर्फ गंगा पर इस सरकार ने एक अलग से मंत्रालय का गठन किया, बल्कि पहली बार गंगा के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के माध्यम से एक तय राशि 4200 करोड़ की एक तय राशि गंगा के विकास के लिए, निर्मलता और अविरलता के लिए तय कर दी गई। हमारे साथ तमाम लोग हैं बनारस के, जरा हम इनसे समझेंगे, क्योंकि गंगा आम आदमी के आस्था का विषय है। आप ये मुझे बताइए कि गंगा पे जो लगातार प्रयास हो रहे हैं, आप सुनते ही होंगे, आपके सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कितने आश्वस्त हैं? सुन तो रहा हूं, हमारी बचपन से ही गंगा जी के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन जब जब देखता हूं कि इसमें अभी जैसा लग रहा है कि कुछ होने की है, अब महसूस हो रहा है कि नहीं अब होगा। जितना पैसा की अभी हाल ही में जो मंत्रिमंडल से ये जो सैंक्शन हुआ है पैसा, उस पैसे का अगर सही में इस्तेमाल किया जाए और वहां के लोग जो है उसका सपोर्ट मिले, तो मैं समझता हूं ये अविरल गंगा की ये धारा बढ़ेगी। और इसमें कॉन्सेस हर नौजवान, हर लोगों को चाहिए कि इसमें सहयोग करें, और जो कि बाहर से काफी लोग दुनिया से आते हैं, जो देख के वो भी खुश होंगे कि हाँ गंगा जी, एक सुंदर गंगा माँ की प्रभाव हो रही है। तो आम आदमी के संलिप्तता की आवश्यकता पड़ेगी। दादा ये बताइए कि आप बहुत समय से गंगा को देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए गंगा में बहा दिया गया। इस सरकार में ऐसा क्या है जिस वजह से आम आदमी अब आश्वस्त हो रहा है कि नहीं अब गंगा का कायाकल्प होगा, अविरलता निर्मलता एक बार फिर से दिखाई देगी? प्रधानमंत्री जी के प्रयास से कम घाटों पर तो सफाई दिख रही है, काफी काम भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वाराणसी जल बोर्ड सीवर का पानी गंगा जी में बहा रहा है, जो कि सारे कामों को बिगाड़ने वाला कदम है। तो जब तक इन पर अंकुश नहीं रहेगा, तब तक सारी परियोजना का सफलता थोड़ा सा दिग्ध तो हो ही जाएगा। मुझे ये बताइए, आचमन करने की जो एक परंपरा रही है काशी में, खासकर काशी के लोगों की, कि पहले वो गंगा स्नान करते थे, आचमन करते थे, उसके बाद कुछ और काम करते थे, आज वो परंपरा है कि टूट चुकी है? नहीं, आज तो अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मतलब आज ये देखने को मिल रहा है कि मतलब आचमन करने लायक कि गंगा की अविरलता और गंगा की स्वच्छता जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि जितनी भी संस्थाएं बन रही है, अब बहुत दिनों से हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, संस्थाएं बहुत बनी है, लेकिन संस्थाएं बन रही है लेकिन वर्क नहीं हो रहा है। केवल माँ का जो करेंट, एक जो पानी का धाराएं होती है, उसको एक छोड़ दिया जाए, वो करेंट चलना चाहिए। अगर कोई भी चीज अगर चलेगा तो उसमें कभी भी किसी प्रकार की गंदगी या किसी प्रकार की निर्मलता में व्यवधान नहीं उत्पन्न होगा। अविरलता पर इन्होंने कहा कि आप गंगा की धारा को बढ़ा दीजिए, आप जो गंगा की धारा रुकी हुई है टेहरी की वजह से, उसको अगर आप छोड़ दें तो निश्चित रूप से उस अविरलता से जो निर्मलता है वो प्राप्त हो सकती है। तो लगातार ये जो आप घाटों की स्थिति देख रहे हैं, ये घाट पहले की तुलना में निश्चित रूप से स्वच्छ हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए और गंगा को लेकर जो तमाम परियोजनाएं अब चलाई जा रही हैं, उससे एक आम आदमी आश्वस्त है। उसको ये लग रहा है कि अब गंगा की निर्मलता और अविरलता सपना नहीं है, उसको पूरा किया जा सकता है। जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है गंगा को लेकर वो ये है कि नमामि गंगे परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और 20,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। तो निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार का भी सहयोग लगातार मिल रहा है, चूंकि जो नया कानून आया है मॉनिटरिंग को लेकर, निगरानी को लेकर, उसमें राज्य सरकार की भी एक प्रभावी भूमिका होगी। तो केंद्र और राज्य के सहयोग से अब गंगा को निर्मल और अविरल बनाने की कोशिश लगातार जारी है। काशी से गंगा का अटूट रिश्ता है, इसलिए जब बात काशी के स्वराज की आई तो शुरुआत हमने गंगा की तस्वीर से की। अब गंगा घाट से आपको ले चलते हैं काशी की गलियों में, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यह है जापान का शहर। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें भी हैं और विशाल मंदिर भी। जापान के इस धार्मिक नगरी में विकास की तस्वीर भी आपको साफ साफ नजर आएगी। और ये तस्वीर है काशी की, जो दुनिया के मानचित्र पर अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए विख्यात है। अब इन दोनों तस्वीरों की तुलना कीजिए। एक तरफ गगनचुंबी इमारतें, आसमान छूते स्काईस्क्रेपर्स, वाईफाई, बुलेट से भागती जिंदगी, तो दूसरी तरफ आध्यात्म के प्रकाश में जगमग काशी, पतित पावनी माँ गंगा के घाट, काशी की फिजाओं में गूंजती ऋचाएं और गलियों में इत्मीनान और मस्त चाल में रहती जिंदगियाँ, गलियों के नुक्कड़ पर बनी दुकानें,
गलियां भी ऐसी जहां लोगों से ज्यादा जानवर नजर आते हैं, जहां आज भी गिने चुने लोगों के पास ही गाड़ियां हैं, लेकिन गाड़ियों को दौड़ाने के लिए सड़कें कम पड़ जाती हैं। गलियां सकरी हैं और आबादी ज्यादा है, लेकिन ये काशी है जिसकी पहचान ही ये गलियां हैं। इनमें ही काशी की सांसें बसती हैं। दुनिया का सबसे प्राचीन शहर बनारस अपने गलियों की वजह से ही जीवंत बना रहा। 6000 साल से भी ज्यादा प्राचीन ये शहर इन्हीं गलियों में जीवंत होता रहा है और इन्हीं गलियों के माध्यम से ही यहाँ मिक्स कल्चर, यहाँ मिली जुली जो एक संस्कृति है वो विकसित हो पाई। प्रत्येक गली किसी न किसी घाट तक पहुंचती है और प्रत्येक घाट गंगा के किनारे है। इसलिए गंगा की वजह से इन गलियों में, घाटों पे जो एक संस्कृति डेवलप हुई, उस संस्कृति की वजह से ही 6000 सालों से भी ज्यादा ये जो प्राचीन शहर है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में निर्बाध गति से आगे बढ़ते जा रहा है। कैसे इन गलियों में एक डेवलपमेंट दिखा, किस तरीके से ये गलियां बदली और इन गलियों को लेके जो तमाम चर्चाएं हो रही हैं, उससे बनारस का जो एक आम निवासी है वो कितना मुतमईन है, कितना आश्वस्त है। हम बात करते हैं कि आम लोगों से इन गलियों की वजह से आपके शहर की पहचान है और इन गलियों को लेकर तमाम बातचीत हो रही है। पहले मुझे आप ये बताइए, आप यंग भी हैं, कि जो गलियों को लेकर जो बातचीत हो रही है केंद्र सरकार के स्तर पे, राज्य सरकार के स्तर पे, बनारस का आम एक जो निवासी है वो कितना आश्वस्त है? देखिए, बनारस का निवासी तो निश्चित रूप से आश्वस्त है, क्योंकि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी है और इसे किसी ने स्थापित नहीं किया। ऐसा अन्य शहर इलाहाबाद हो या अन्य शहर जिनको स्थापित किया गया है, जो मुगल कालीन राजा और रजवाड़े स्थापित, लेकिन काशी जिसका ना आदि है ना अंत है, यहाँ ये स्वयं भोलेनाथ की नगरी है और ये इसका ना कब से निर्माण हुआ है कोई बता नहीं सकता। और ये खासकर बेसिकली गंगा घाट के किनारे का क्षेत्र है। इसका जो पारंपरिक महत्व तो काफी है, क्योंकि गंगा जी के तट पे है ये। और यहाँ विकास की बात कहें तो यहाँ के लोकल लोग, हमें लगता है कि ज्यादा आश्वस्त है इसमें केंद्र सरकार से, क्योंकि जो लगातार हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं आई हैं और अब काशी के घाटों का कायाकल्प हो रहा है, तमाम मेट्रो की बातें चल रही हैं, तो निश्चित रूप से मोदी जी से और जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार, दोनों से काफी आशाएं हैं काशी वासियों को। गलियों में बनारस निवास करता है, बनारस का जो रस है वो गलियों में ही दिखता है, टपकता है। मुझे ये बताइए, गलियां कब से प्रभावित हुई, क्योंकि प्रेशर कब से बढ़ा? गलियों का प्रेशर तो माने इस गलियों में ये तो लगातार शुरू से रहा है, लेकिन इधर विगत सन 85 से लेकर 95 के बीच में ये जो इनकी तीव्रता है, भीड़ के आने की तीव्रता, वो बढ़ती गई है। और अब तो बने उसके अपेक्षा जब से प्रधानमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़के जीत गए हैं, वो इस क्षेत्र में काशी, पूरा संपूर्ण माने काशी में जो बाहरी तीर्थयात्री हैं, वो मैंने उनकी आने का जो गति थी पहले से तीव्र हुई है। काशी इन्हीं गलियों से शुरू होता है और इन्हीं में गुम हो जाता है। विकास की पगडंडी पर काशी में सड़कें तो बनी, पर आबादी के लिहाज से काम नहीं हो सका। शहर में ट्रैफिक की समस्या उतनी ही है। अब बात मेट्रो लाने की हो रही है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि जिस शहर में पार्किंग की दिक्कत है, वहाँ मेट्रो के लिए जगह निकाल पाना कितना मुश्किल होगा। लेकिन सवाल यही है कि पर्यटन और आध्यात्म का केंद्र रहा काशी क्या सालों पहले ही विकसित नहीं हो जाना चाहिए था? काशी को अपने विकास के लिए इतने सालों तक इंतजार क्यों करना पड़ा? काशी को लेकर प्लान तो बड़े बड़े बन रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि बनारस की सुबह के साथ विकास की किरणें कब फूटेंगी? कब बनारस सांस्कृतिक नगरी के साथ विकसित शहर भी कहलाएगा? क्योंकि काशी का जो मिजाज है, उस हिसाब से काशी को उसके विकास का हक बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। क्योंकि खाक भी जिस जमीन का पारस है, शहर मशहूर यही बनारस है।